यहाँ आप जो समुद्री जल देख रहे हैं, वह 35 किलोमीटर चौड़े एक अद्भुत भूभाग का हिस्सा है, जिसने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। आइए जानते हैं। दो इंडोनेशियाई द्वीप, बाली और लोम्बोक के बीच ये समुद्र केवल 35 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बावजूद यह दोनों द्वीप पर मौजूद प्रजातियों में पूर्ण अंतर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, विशेष रूप से इंडोनेशिया के द्वीप, अद्भुत जीवों और हरे भरे पौधों से भरे हुए हैं। ये जैव विविधता का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीव जंतु अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हैं और इनमें अक्सर ऐसी प्रजातियां शामिल होती हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। इस प्राकृतिक स्वर्ग के बीच एक अदृश्य रेखा मौजूद है जो पूरे इकोसिस्टम की अनोखी रचना करती है। यह अदृश्य रेखा इंडोनेशियाई द्वीप समूह से होकर बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच और फिर उत्तर की ओर बोर्नियो और सुलावेसी के बीच चलती है। इस अदृश्य रेखा को वॉलेस रेखा या वॉलेस लाइन कहा जाता है। यह काल्पनिक वॉलेस लाइन एक जैव भौगोलिक विभाजन बनाती है जो दाईं ओर और बाईं ओर के पौधों और जानवरों को अलग करती है। तो आइए इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक बोर्नियो और सुलावेसी को देखें। बोर्नियो, जो वॉलेस लाइन की बाईं ओर है, वहाँ कोई मार्सुपियल स्तनधारी नहीं पाए जाते। मार्सुपियल स्तनधारी वो जंतु हैं जिनके पास कंगारू की तरह पाउच या थैली होती है। इसके विपरीत है पड़ोसी द्वीप सुलावेसी। यहाँ स्थानिक प्रजातियों की आश्चर्यजनक संख्या के साथ जैव विविधता का खजाना है। आपको भालू कुस्कस, बौना कुस्कस, टार्सियर, टोंकियन मकाक और कई अन्य मार्सुपियल्स मिलेंगे। वॉलेस लाइन का नाम ब्रिटिश नेचुरलिस्ट या प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के नाम पर रखा गया है। रसेल वॉलेस ने 1854 और 1862 के बीच इंडो मलय क्षेत्र में कई खोजी अभियान चलाए। इंडोनेशिया में अपने रिसर्च के दौरान वॉलेस को द्वीप समूह के पूर्व और पश्चिम के जीवों के बीच अंतर दिखाई देने लगा। वॉलेस ने पाया कि वॉलेस रेखा के पश्चिम में पाई जाने वाली जानवरों की प्रजातियां एशियाई मुख्य भूमि पर पाई जाने वाली प्रजातियों के समान थी, जबकि रेखा के पूर्व में पाई जाने वाली प्रजातियां काफी हद तक ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी। तो इस विभाजन का कारण क्या है? 19वीं शताब्दी के मध्य में वॉलेस ने मूल रूप से इस अध्ययन को प्रचारित किया। उन्होंने अपने पर्यावरण के अनुकूल विकसित होने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया। वॉलेस के विश्लेषण ने उनके समकालीन चार्ल्स डार्विन को इवोल्यूशन या विकासवाद के सिद्धांत पर अपनी शोध करने में मदद की। विज्ञान की प्रगति के साथ हमने जाना कि इस क्षेत्र का प्राकृतिक इतिहास अत्यधिक जटिल है और प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी जैसे भूवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा निर्धारित है। लाखों साल पहले समुद्र का जल स्तर काफी कम था और भूमि एक साथ जुड़कर एक विशाल भूभाग बन गई थी, जिस पर कई प्रजातियां रहती थी, विचरण करती थी और स्वतंत्र रूप से प्रजनन करती थी। यह आइस एज यानी कि हिम युग के अंत तक जारी रहा, जब समुद्र का स्तर बढ़ गया और प्लेट टेक्टोनिक्स प्रभावी होने लगे। इसने इस भूभागों को अलग कर दिया, जिससे उनके बीच के खुले स्थानों में पानी भर गया। जैसे जैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग द्वीप बने, उनमें रहने वाली प्रजातियां अलग अलग दिशाओं में विकसित होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वॉलेस रेखा के दोनों ओर प्रजातियों की पृथक आबादी स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक तरफ अलग अलग वनस्पतियां और जीव जंतु उत्पन्न हुए।
वॉलेस रेखा सिर्फ एक भौगोलिक मार्कर से कहीं अधिक है। इस कंसेप्ट ने मानव विकास और जीव विज्ञान पर शुरुआती विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह आज भी इन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनी हुई है। प्राकृतिक इतिहास के पन्नों में रसल वॉलेस के काम को समय और भूगोल की उन शक्तियों को उजागर करने के लिए हमेशा पहचाना जाएगा जिन्होंने दुनिया के वनस्पतियों और जीवों को गढ़ा है ना अद्भुत।